हेलो स्टूडेंट्स, द जियो ऑफ माल्टा यह है बहुत ही फेमस प्ले है रेनेसां पीरियड का। इसके प्ले राइट हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इस प्ले का फुल टाइटल है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जियो ऑफ माल्टा। इसे लिखा गया था 1589 के आसपास और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1633 में। डियर स्टूडेंट्स, यह 5 एक्ट्स में लिखी हुई रिवेंज ट्रेजेडी है जिसे कि पूरी तरह से ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। यह रेनेसां पीरियड की है जैसा कि आपको बताया था, और इसकी सेटिंग होती है माल्टा आइलैंड में जो कि भूमध्य सागर में है, और उसका टाइम पीरियड होता है 16th सेंचुरी। उस समय माल्टा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। इस प्ले के नरेटर का नाम है मैकेविल, जो इस स्टोरी को सुनाते हैं, और वह एक भूत के रूप में, एक घोस्ट के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। किसका? इटालियन थिंकर निकोलो मैकियावेली का। राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी साजिश कर सकते हैं, सब जायज है, ऐसा इन्होंने लिखा था। तो उसका यह एम्बॉडीमेंट है मैकियावेल, जो कि नरेटर है इस प्ले का। इस प्ले का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, उसका नाम है बाराबस। वह माल्टा का सबसे अमीर यहूदी है और इसी के साथ ट्रेजेडी होती है, और उससे पहले वो क्या क्या किस से रिवेंज लेता है, ये हम इस प्ले में समझने वाले हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी शुरू होती है। वह धनी यहूदी ज्यू बाराबस पूर्व से अपने जहाज़ों की वापसी का इंतजार कर रहा है। वह सोने के ढेर से घिरा हुआ है। उसी समय क्या होता है कि 3 यहूदी प्रवेश करते हैं और बाराबस को सूचना देते हैं कि माल्टा के गवर्नर द्वीप के सभी यहूदियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ कि तुर्की का सम्राट सेलिम कैलीमेथ उसके बेटे को लेकर तुर्की का एक बेड़ा माल्टा पहुंचा है। मतलब एक सेना का बेड़ा तुर्की का आ गया है माल्टा। उस समय तुर्की के कंट्रोल में था यह माल्टा। तो राजकुमार की मांग है कि माल्टा पिछले 10 वर्षों के अपने ऋण का भुगतान करे, जो उन्होंने अभी तक तुर्कों को नहीं चुकाया है। उस ऋण को लेने आया था, मतलब कर्जे को लेने आया था। अब 10 वर्षों का ये सारा कर्जा इकट्ठा हो गया, तो कर्ज माल्टा सरकार की तुलना में बहुत ज़्यादा था, वैसे चुका नहीं सकती थी। इसलिए वे माल्टा के सभी यहूदियों को इस उद्देश्य के लिए अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने के लिए मजबूर करता है कि सभी जो यहूदी हैं वे अपनी अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देंगे, जिसको कलेक्ट करके कर्ज का भुगतान किया जाएगा टर्क की उस प्रिंस को। अब ये तो अन्याय ही था, क्योंकि केवल यहूदी क्यों करें, अदर्स क्यों नहीं। अब इसके तहत क्या होता है, बाराबास ने इनकार कर दिया, तो माल्टा के गवर्नर फर्नीज ने उसके घर को जब्त कर लिया और उसे सबक सिखाने के लिए उस घर को ननरी या कॉन्वेंट में बदल दिया। बाराबास बहुत रिवेंजफुल हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आती है कि उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त कर लिया गया। तभी उसकी खूबसूरत 14 साल की बेटी है जिसका नाम है अबीगल। वह रोती है बहुत, क्योंकि उनका घर जब्त कर लिया है राज्य ने। उसे अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि यह अब एक ननरी में परिवर्तित हो रहा है। पिता ने बेटी को आश्वासन दिया कि वे चिंता न करे, क्योंकि उनके फर्श पर सोने और गहनों से भरे बैग छिपे हुए हैं उस घर में, जिसे ननरी में चेंज कर दिया गया है। अब इसके लिए क्या करना है? अब दिमाग का काम लेगा बाराबस। क्या करता है देखिए, क्या योजना बनाता है। वो अबीगल को घर वापस जाना चाहिए और नन के रूप में ननरी में शामिल होने के लिए कहता है। अबीगल झिझकती है, लेकिन बाराबस उसे मना लेता है। फिर क्या होता है, अबीगल जाती है और वहाँ जैकोमो और वर्नेडिन, ये
उसके भिक्षु होते हैं, अबीगल को कॉन्वेंट में तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, वो उसको शामिल कर लेते हैं। इसके बाद स्पेन से वाइस एडमिरल की एंट्री होती है। क्या होता है, जिनका नाम है मारेन डेल बॉस्को, ये माल्टा आ गए हैं। वे फर्नीस से मिलते हैं और माल्टीज बाजार में तुर्की दासों को बेचने की अपनी योजना साझा करते हैं। कहने का मतलब 3 पार्टी हो गई, एक तो माल्टा, एक टर्की और एक स्पेन के वाइस एडमिरल, ये भी आ जाते हैं। फर्नीज को संदेह है क्योंकि इससे तुर्कों के साथ माल्टा की जो लीग है उसका उल्लंघन होगा, लेकिन बॉस्को का प्रस्ताव है कि अगर फर्नीज उसे अपने दास बेचने की अनुमति देता है तो स्पेन टर्क्स के खिलाफ माल्टा को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे फर्नीज सहमत होता है और दोनों निष्कर्ष निकालते हैं, तो क्या हम इससे लड़ेंगे? सम्मान खून से खरीदा जाता है, सोने से नहीं, गोल्ड से नहीं। वाइस एडमिरल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फिर क्या होता है, दूसरी तरफ अबीगल जो ननरी में एंट्री कर चुकी है, वह रात में फर्श के नीचे रखे हुए ज्वेलरी के बैग्स को, थैलियों को नीचे फेंकती है जहां बाराबास खड़ा हुआ है, और इस तरह से उसकी काफ़ी सारी ज्वेलरी वापस मिल जाती है, उसको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी इस तरह मिल जाती है और वह खुश हो जाता है। अगली सुबह बाराबास से गुलाम खरीदने के लिए जेबों में पैसे भरकर बाजार जाता है। उन्होंने पहले ही फर्नीस से भी बड़ा नया घर खरीद लिया, मतलब फर्नीस का जितना बड़ा घर है उससे भी बड़ा घर खरीद लिया लोग। बाजार में उसकी मुलाकात फर्नीस के बेटे डॉन लोडोविक से होती है। बाराबास उसे पापी मानता है क्योंकि वह पापी मनुष्य का पुत्र है। वह लोडोविक से बदला लेने का फैसला करता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया फर्नीस का बेटा डॉन लोडोविक। अब इससे बदला लेने के लिए क्या करेगा, फिर देखिए। लोडोविक ने बाराबास की खूबसूरत बेटी की प्रशंसा सुनी है। जब लोडोविक ने बाराबास से पूछा कि क्या उसके पास बेचने के लिए कोई हीरे हैं, तो बाराबास ने जवाब दिया कि उसके पास केवल एक हीरा बचा है, यानी उसकी बेटी अबीगल। लोडोविक के जाने के बाद बाराबास एक दुबले पतले तुर्की गुलाम इथेमोर को खरीदता है और बाहर निकल जाता है। घर पर बाराबास अबीगल को लोडोविक के प्रति अपने प्यार का दिखावा करने के लिए मनाता है। हालांकि वह मैथियास से प्यार करती है। वह प्यार में झूठ बोलने से झिझकती है, लेकिन हमेशा की तरह उसके पिता उसे मना लेते हैं। अर्थात अबीगल को यह बार बार मोहरा बनाता है अपने षड्यंत्र का। निजी तौर पर बाराबास अपनी बदला लेने की योजना को खुद के साथ साझा करता है। वह माथियास को लोडोविक के रूप में एक जाली पत्र लिखता है और लोडोविक माथियास को ड्यूल द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से एक दूसरे को मार डालते हैं और बाराबास सफल होता है। इस तरह का वह षड्यंत्र करता, अर्थात दोनों लवर्स को वह लड़ा देता है और आपस में लड़ाकर मरवा देता है। तो लवर्स भी खत्म और उसका प्रतिद्वंदी फर्नीज का बेटा भी खत्म। तो फर्नीज से भी उसने बदला ले लिया। जब अबीगल को इथेमोर से अपने पिता के चालाक इरादों का पता चलता है, इथेमोर से क्यों चलता है, इथेमोर ही लेटर लेके गया था लोडोविक के पास, तो वह फिर से कॉन्वेंट में शामिल हो जाती है। और इस बार वह सचमुच शामिल होती है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई पिता के षड्यंत्रों से, क्योंकि उन षड्यंत्रों के कारण ही उसे अपने लवर को खोना पड़ा, मैथियास को। इस बीच फर्नीज जो लोडोविक के पिता हैं और कैथरीन मैथियास की माँ, इन्होंने अपने बेटों की मौत का बदला लेने की कसम खाई। तो बाराबास को जब पता चला कि उसकी बेटी ने ईसाई धर्म अपना लिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। अब देखिए फिर उसकी स्कीमिंग आती है। यहाँ उन्हें व्यक्तिगत विश्वासघात महसूस होता है, इसलिए वो ननरी में क्या करता है कि कुछ राइस चावल का एक बर्तन भेजता है और जिसमें पॉइजन मिलवा देता है। ननरी में जब ये खाना बंटता है तो कुछ ही समय में वे सभी नन्स और अबीगल सहित सबकी मौत हो जाती है, सब मर जाते हैं।
अपनी एम्बिशंस में इतना पागल है कि डॉटर को भी नहीं छोड़ता है और साथ में इतनी सारी नन्स को भी। मरने से पहले अबीगल ने क्या किया कि फ्रायर बर्नडीन को लोडोविक और मैथियास की हत्या के बारे में, अपने पिता की संलिप्तता के बारे में सब कुछ बता दिया, पूरा भेद खोल दिया अपने पिता बराबस का, कि इसने कैसे कैसे षड्यंत्र किए हैं, लोडोविक को मरवाया, मैथियास को मरवाया और अब हमारे ये हालात हैं। फ्रायर बर्नडीन जैकोमो जो दूसरे फ्रायर है उनको सब कुछ बता देते हैं। तो फिर इसका पता चलता है बराबस को, तो बराबस इनको भी आपस में षड्यंत्र के तहत मरवा देता है। बच्चों को अपने रास्ते से हटाने के लिए बराबस और इथामोर ने बर्नडीन का बेल्ट से गला घोंट दिया और उसकी हत्या के लिए जैकोमो को फंसा दिया और जैकोमो को कोर्ट ने फांसी दे दी। इस तरह से जो दोनों हमराज थे इनको मरवा दिया। अब उस सारे षड्यंत्र का पता किसको है? इथेमोर को, इसके अलावा किसी को नहीं है। अब इथेमोर की तरफ रील घूमती है। इस बीच इथेमोर को एक स्थानीय वेश्या वेलामीरा से प्यार हो जाता है। तो क्या होता है, पीलिया बोर्जा एक चोर है और बेलामीरा का साथी है। दोनों ने इथेमोर की मदद से बराबस से पैसे ऐंठने की योजना बनाई। एक पत्र में बेलामीरा ने इथेमोर से अपने प्यार का झूठा इजहार किया। इथेमोर खुश है, वह उसके पास जाता है और अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं। तभी बराबस एक फ्रांसीसी संगीतकार के बेस में प्रवेश करता है। वह बेलामीरा को फूलों का जहरीला गुलदस्ता देता है, यहाँ भी पॉइजन चलेगा, और जल्दी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही तीनों को फूलों की गंध आती है वे धीरे धीरे मर जाते हैं। इस समय बराबस भी दवा लेकर नींद की जैसी अपनी मौत का नाटक करता है, क्योंकि वह जानता है कि फर्नीज उसके पीछे आ रहा है। जब फर्नीज को 4 शव मिलते हैं तो वह उचित आदेश देता है। केवल 3 को दफनाया गया, जबकि बराबस को गिद्धों के खाने के लिए शहर की दीवारों के नीचे फेंक दिया गया। लेकिन जैसे बराबस जमीन पर गिरता है वह जाग जाता है, क्योंकि वो मरा ही नहीं था, वो तो नाटक कर रहा था। एक तरफ फर्नीज और स्पेनिश एडमिरल बोस्को मीटिंग करते हैं गठबंधन। बराबस ने तुर्कों के साथ हाथ मिला लिया। अब क्या होता है, सेलिम कैलीमेथ बराबस की मदद से कैलीमेथ विजयी हुआ। उसने बराबस को माल्टा का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। फर्नीज और उसके शूरवीर आदि को कैद कर लिया। बराबस का मैकेलिज्म अभी यहाँ रुकता ही नहीं है। वह गुप्त रूप से फर्नीज से मिलता है और पूछता है कि यदि वह कैलीमेथ को मार देगा और माल्टा को तुर्कों से मुक्त कर देगा तो क्रिश्चियंस उसे क्या कीमत देंगे। इस तरह से डबल गेम करता है। फर्नीज ने बराबस को आश्वासन दिया कि उसे इस तरह की शानदार योजना के लिए बड़ी रकम मिलेगी। इस बार फर्नीज ने भी चालाकी की है और उसने भी इसे डबल गेम कर दिया है। इस तरह बराबस ने कैलीमेथ और उसके लोगों को तुर्की जाने से पहले एक दावत पर आमंत्रित किया, एक प्लान बनाया। दावत शहर के बाहर एक मोनेस्ट्री में थी। बराबस की मूल योजना ये थी कि दावत के बाद वह मोनेस्ट्री को उड़ा देगा। जब तोप मठ से टकराती है तो फर्नीज को एक जाल की रस्सी काटनी पड़ती है योजना के तहत, ताकि कैलीमेथ उबलते हुए कढ़ाई में गिर जाए और मर जाए। सब कुछ बराबस की योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन फर्नीज ने अब डबल गेम किया है और तोप की आवाज़ से ठीक एक क्षण पहले ही रस्सी काट दी, जिसके कारण बराबस उबलते कढ़ाई में गिर जाता है और इस तरह से उसकी ट्रेजिक एंड हो जाता है। बराबस की मृत्यु हो जाती है और फर्नीज कैलीमेथ को कैद कर लेता है और माल्टा मुक्त हो जाता है। इस तरह से इस रिवेंज ट्रेजेडी का अंत होता है।